हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट से पहले जैसे रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स हम पढ़ चुके हैं और ये एक काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक आपके काम आएगा। जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में लिविंग एबिलिटी की जहाँ बात आएगी वहाँ ये टॉपिक हमारे काम आएगा और यही फंडे आगे भी काम आएंगे। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा एक चैप्टर है और एमीन्स का चैप्टर है जहाँ हम बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ एसिड बेस कंसेप्ट आएगा उसको हम यहीं पर ही पढ़ ले रहे हैं, एक ही जगह सारा, ताकि हमें बार बार अलग अलग चैप्टर्स में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एसिड बेस कंसेप्ट जो है इसको लेकर 3 थ्योरीज दी गई है। जो सबसे पहले आर्हेनियस ने एक थ्योरी दी थी और उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी और थर्ड डेफिनेशन दी थी लुईस ने। आर्हेनियस से पहले एसिड बेस के बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता था। बस लोग ये जानते थे कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं और जो कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं। जैसे जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं तो उनमें एसिड पाया जाता है और जैसे साबुन है, साबुन का टेस्ट कड़वा होता है तो उसका प्रॉपर्टी या उसका नेचर बेसिक होता है। आर्हेनियस ने सबसे पहले एसिड बेस को डिफाइन किया या उसका एक डेफिनेशन दिया कि जो H+ आयन दे वो तो एसिड है और जो OH- आयन दे वो क्या है, बेस। किसी सॉल्वेंट में, जैसे अपन ने वाटर ले लिया एज सॉल्वेंट, तो पानी में जो H+ आयन देगा वो एसिड कहलाएगा और जो OH- आयन दे वो क्या कहलाएगा, बेस। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई थी वो आर्हेनियस ने दी थी, आर्हेनियस थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग जो H+ आयन दे वो तो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो OH- आयन दे सॉल्यूशन में वो क्या कहलाएगा, बेस। ये थ्योरी सारे एसिड्स पे अप्लाई नहीं की जा सकती, सबके लिए नहीं है। इसके बाद ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आई। ब्रॉन्स्टेड जो थ्योरी है या कंसेप्ट है ये लगभग सब एसिड्स के लिए अप्लाई होता है या लागू होता है। इसके अकॉर्डिंग जो H+ आयन दे, जो H+ आयन देगा वो तो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो उस H+ को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। H+ कहें या प्रोटॉन कहें तो H+ को जो देगा वो तो एसिड है और जो उसे एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। थर्ड जो थ्योरी दी गई दैट इज लुईस कंसेप्ट, लुईस थ्योरी। इसने लोन पेयर की बात की कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा और जो डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक्सेप्टर भी ए से स्टार्ट हो रहा है, एसिड ए से स्टार्ट हो रहा है, तो लोन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड और जो डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इस तरह से एसिड बेस को लेकर की थ्योरी दी गई जो कि अपन ने देख ली। देखो एसिड बेस कंसेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट यूज करेंगे, केवल यही वाला यूज करेंगे और इसी पर अपन आगे बात करेंगे। एसिड बेस कंसेप्ट जो है ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है। हम हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करते हुए चलेंगे, जैसे रिचनेस एंड पुअरनेस। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि रिचनेस एंड पुअरनेस ये भी एक कंपैरिजन है। अगर मान लो कि मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आर यू रिच, तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि हम अपने आप को रिच की कैटेगरी में रखें या पुअर की, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं, हम तुलना कर सकते हैं कि भी ठीक है, हम धीरूभाई अंबानी या फलाना से तो गरीब हैं और फलाना से क्या है, अमीर है। तो ये जो टॉपिक है या एसिड बेस कंसेप्ट जो है ये भी एक रिलेटिव कंपैरिजन है। हम हमेशा कंपेयर करते हुए चलेंगे कि अगर कोई एसिड है तो वो किसकी तुलना में एसिडिक है और अगर कोई बेस है तो वो किसकी तुलना में बेसिक नेचर लिए हुए है। इसे हम एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से समझते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर
देखो हमारे पास HA कोई एसिड है। अब ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है। अब दुनिया में जितना भी एसिड होगा वो सारा H प्लस आयन देगा। दुनिया में जितना भी एसिड है वो सारा क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, तभी तो वो एसिड कहलाएगा। अब हम इसको किससे कंपेयर करें? यहाँ पर हमने वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना है। वाटर को हमने क्या माना है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना है और उसी से कंपेयर करते हुए हम चलेंगे। उसको हमने एज ए स्टैंडर्ड मान लिया है, मानक के तौर पर मान लिया है। तो हमने HA एसिड लिया और उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अगर ये एसिड है तो इसका काम है H प्लस आयन को देना और ये H2O इसके पास क्या है, लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा या लेगा। अगर ये ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम पर है, अगर ऑक्सीजन इस H प्लस को लेता है तो ये बन जाएगा H3O प्लस। H प्लस रिलीज करने के बाद ये बन गया A माइनस। क्या बन गया, A माइनस। अब देखो अपन ने इतना तो समझ लिया कि भी जो एसिड होगा वो H प्लस आयन देगा, लेकिन कौन किससे कितना ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है वो हम कैसे समझें? अगर मान लो कि हमें कंपेयर करना हो, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हुए चलते हैं, या हम सब जगह कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है? इसे अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझें कि जैसे सपोज करो मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं और हमने किसी भी टाइम या किसी भी आपदा में सपोज करो मैंने 10,000 डोनेट किया, 10,000 डोनेट किया। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बाहर से आकर कहीं पढ़ रहे हैं मकान लेकर या कैसे भी, और आपके पास आपका साल भर का जो पैसा था 10,000 आपने मेरा देखकर वो भी दान कर दिया। हम दोनों ने इक्वली डोनेट किया, बट हम दोनों में से ज्यादा अच्छा डोनर कौन होगा? भाई जैसे मान लो मैंने डोनेट किया तो मेरा तो ठीक है, मैं कमा रही हूँ, अर्निंग कर रही हूँ, तो हर महीने मेरी एक सैलरी आ रही है और ठीक है अगले महीने वापस बराबर हो जाएगा। लेकिन आपके पास वो जो 10,000 था, 10,000 था, वो आपका साल भर का पॉकेट मनी था और आपने उसको दे दिया। अब आप तो क्या हो चुके हो, खत्म। आपकी कहानी क्या हो चुकी है, खत्म। तो डोनेशन तो हमारा इक्वली है, बट हम दोनों में से अच्छा डोनर कौन कहलाएगा? मैं। क्यों? क्योंकि डोनेट करने के बाद मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आपका सब कुछ खत्म हो गया। तो यहां पर भी देखो जितने भी एसिड होंगे वो सारे H प्लस आयन डोनेट करेंगे ही करेंगे, बट आफ्टर डोनेशन या डोनेट करने के बाद जो पीछे रह गया, डोनेट करने के बाद जो पीछे रह गया वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमने HA एसिड लिया, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा, H को लेगा और H को लेने के बाद ये H3O प्लस बन गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर खर्च करके H प्लस को ले रहा है, सो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और प्लस, पीछे क्या रह गया, A माइनस। हाइड्रोजन जब गई तो H प्लस के रूप में बाहर गई और अपना इलेक्ट्रॉन इसी को देकर गई, तो ये बन गया A माइनस। अब देखो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि दो स्पीसीज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होना या रिलेशन में होना। HA एसिड है और H प्लस देने के बाद ये कन्वर्ट हो गया A माइनस में। अगर हम इसको H प्लस खिला दें तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो HA और A माइनस इन दोनों के बीच एक रिलेशन है कि H प्लस हटा दो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और खिला दो तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे कॉन्जुगेट। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट। अगर ये एसिड है तो H प्लस रिलीज करने के बाद ये इसका बन गया कॉन्जुगेट बेस, उल्टा ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अगर ये H2O H प्लस ले रहा है, भाई जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर एक बेस या एसिड दोनों का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास देने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन है और लेने के लिए उसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो एक एसिड और बेस दोनों का रोल प्ले कर सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर आप ये HA कोई एसिड ले रहे हो तो अब इसको इसके सामने बेस का काम करना पड़ेगा, बेस बनना पड़ेगा। दो एसिड एसिड आपस में रिएक्ट कर सकते हैं,
जो स्ट्रॉन्गर होगा वो H+ देगा और वीक वाले को वो H+ लेना पड़ेगा, मतलब उसके सामने बेस की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये एसिड है और ये क्या बन गया इसके सामने बेस। अब H+ लेने के बाद ये कन्वर्ट हो गया H3O+ में। तो इन दोनों के बीच भी क्या है, रिलेशन है। अगर H+ इसको खिला दे तो ये बन जाएगा H3O+ और H+ वापस निकाल ले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन किसमें, H2O में। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एसिड। जैसे मान लो मेरे पास HCl कोई एसिड है और HCl में से -H+ एक H+ रिलीज कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया Cl- में। ये एसिड है तो ये इसका कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर मान लो कि उसने कहा कि H2O का कॉन्जुगेट बेस बताओ तो H+ रिलीज करा दो। H+ रिलीज कराने के बाद जो रह गया OH- ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर मान लो OH- है, इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो वो कौन होगा, H2O। Cl- है, अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो कौन होगा, HCl। अगर H2O है उसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, H3O+। और इसका अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, H2O। तो इस टाइप की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम यहीं से कर सकते हैं। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब बढ़ेगी, आगे की तरफ कब बढ़ेगी, जब इधर लेफ्ट साइड जो भी आप ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग लेकर चल रहे हैं। अगर इधर हम स्ट्रॉन्ग लेंगे तो इधर जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वीक एसिड और वीक बेस बनेंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये स्ट्रॉन्ग वीक को प्रोड्यूस कर सकते हैं बट वीक वाले कभी भी स्ट्रॉन्ग को नहीं बना सकते, मतलब ये रिएक्शन इधर मूव नहीं कर सकते। यहां से हम के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लेंगे। के इक्विलिब्रियम जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H3O+ और A- डिवाइडेड बाय Ha एसिड और H2O, ये हो गया। अगर हम के इक्विलिब्रियम को वाटर की कंसंट्रेशन मींस जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास एक नया कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा Ka। ए एसिड को बता रहा है और ये उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट को बता रहा है, यानी कि Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। देखो अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और अगर वीक है तो उसका डिसोसिएशन कम होगा। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इसका वैल्यू अगर ज्यादा है मींस वो एसिड जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। यानी कि यहां से हमारे हाथ एक रिलेशन लग गया कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ये के इक्विलिब्रियम ये सब हमारे कोई खास काम का नहीं है, बस हमें ये रिलेशन चाहिए कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इफ द वैल्यू ऑफ Ka इज हाई इट मींस उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। हालांकि हमारे पास किसी का भी Ka वैल्यू नहीं होता है, हमारे पास Pk वैल्यूज होती है जिससे उल्टा करके हम क्या करते हैं, Ka कैलकुलेट कर लेते हैं और Ka का मान अगर ज्यादा है या उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से अपन को समझ में आ गया कि Ka अगर ज्यादा है यानी कि उस एसिड का डिसोसिएशन अगर ज्यादा हो रहा है इट मींस वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब यहां से हम किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए अपन को एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। अपन ने बात की कि Ha कोई एसिड है, -H+ रिलीज करेगा और H+ रिलीज करने के बाद ये बन गया A-, क्या बन गया, A-। तो ये एसिड है और ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस या A-
जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमने बात की कि भी एसिड है H+ डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद या आफ्टर डोनेशन जो पीछे रह गया वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, डोनेशन के बाद जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो A- है ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ हमारे पास एक रिलेशन है स्टेबल एनायन, स्टेबल एनायन, एनायन मतलब ये एनायन, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये वीक बेस होगा। स्टेबल एनायन और वीक बेस, और अगर ये वीक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट है ये एसिड ये उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये वीक तो वो स्ट्रॉन्ग, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। जो अपन ने अभी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में देखा कि लेफ्ट साइड जो भी हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग, तो इधर जो बन रहा है वो क्या होगा, वीक होगा। तो यही है कि अगर हम कोई एसिड ले रहे हैं H, उसमें से H+ रिलीज कराएंगे तो H+ रिलीज कराने के बाद या H+ डोनेट करने के बाद ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही वीक बेस होगा। स्टेबल एनायन वीक बेस, और उसका जो कॉन्जुगेट होगा ये H उसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। बस ये एक रिलेशन हमें ध्यान रखना है, इससे हम किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। देखो इन फैक्टर्स में सबसे पहले साइज, जिनके साइज में डिफरेंस होगा, जिनका साइज अलग अलग होगा, उसमें हम साइज का फंडा लगाएंगे। साइज, if size is different। दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या स्टेबिलिटी, इन दोनों का एक ही मतलब होता है एक तरह से, हम अभी देखेंगे, इसको समझेंगे। देखो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से फैक्टर कि जो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाए, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स में पहला फैक्टर है साइज। ये फंडा हम तब लगाएंगे जब साइज जो होगा एनायन का डिफरेंट होगा। साइज एनायन का क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर साइज सेम आ जाए तो हम साइज का फंडा नहीं लगा पाएंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या स्टेबिलिटी देखेंगे। तो ये हम कब देखेंगे, जब साइज क्या है, सेम है। जब साइज क्या होगा, सेम होगा, तब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या स्टेबिलिटी से जवाब देंगे। इसके अलावा डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन हम कब देखेंगे, अगर मान लो कि जो भी स्पीसीज आपको दी गई है उसमें सेंट्रल एटम या कंपाउंड दिया गया है, उसमें अगर सेंट्रल एटम सामने सेम है तो वहां हम क्या करेंगे, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और चार्ट्स को डीलोकलाइज कराएंगे या उनके कहो की रेजोनेंस देखेंगे या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये कब लगेगा डीलोकलाइजेशन, इफ सेंट्रल एटम इज सेम। जब सेंट्रल एटम क्या होगा, सेम होगा, तब ये लगेगा। इसके अलावा अगर मान लो कि आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है और उसमें कॉन्जुगेट सिस्टम भी है, तब आप एरोमेटिसिटी द्वारा भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा है इंडक्टिव फैक्ट कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उसमें अपन इंडक्टिव फैक्ट से जवाब देंगे। ये चूंकि अपन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इंडक्टिव फैक्ट में कि भी अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ +I या -I वाले ग्रुप से प्रभावित होगी, अफेक्ट होगी। तो बस हमें बस किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो बस ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी एसिड हमें दिया गया है H, उसमें से H+ रिलीज कराओगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि स्टेबल एनायन वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। अब इस कॉन्जुगेट बेस को वो कौन कौन से फैक्टर है जो इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है साइज। ये तब हम लगाएंगे जब साइज डिफरेंट होगा। तो जो चीज सिमिलर है उसमें क्या देखना, जो डिफरेंट होगा हम उसी चीज को देखकर जवाब देंगे। दूसरा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या स्टेबिलिटी। ये फंडा तब लगेगा जब साइज सबका सिमिलर होगा एनायंस का।
नाउ नेक्स्ट डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन तब लगाओगे जब सेंट्रल एटम आपको सेम दे दिया जाए, और इसके अलावा एरोमेटिसिटी और अट्रैक्टिव इफेक्ट वगैरह अपन देख लेंगे।